Today we are going to start equations of motion for center of mass. In the previous two classes सबसे पहले हमने बात किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में. What is the center of mass? उसमें हमने देखा था कि it is the point where total mass of the system is supposed to be situated. And what they are doing? They describe the translatory motion of the objects या system. Then उसके बाद हमने derive किया था expression for the center of mass for the two particle system. एक ऐसा सिस्टम लिया था जिसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल हों और उसके लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे थे. हमने देखा था कि RCM बराबर होता है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. RCM इज इक्वल टू m1 means mass of the particle 1 into vector r1 position vector of the particle 1 plus m2 mass of the particle 2 into position vector of the particle 2 r2. m1 vector r1 plus m2 vector r2 whole divided by m1 plus m2 means total mass of the system या sum of the mass of the two particles. फिर इसको हमने जनरलाइज किया था. इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हमने देखा था कि XCM बराबर क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और YCM बराबर क्या होता है m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई YCM. ये चीज तो हमने देख लिया था. उसके बाद हमने इसको जनरलाइज किया था कि इफ वी हैव ए एंड n पार्टिकल सिस्टम तो इसके लिए क्या हो जाता है RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस डैश डैश mn वेक्टर rn. जितने होंगे उसका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn डैश. ये चीज हो गया. या तो सिग्मा के टर्म में हमने इसको देख लिया था और इंटीग्रेशन फॉर्म में देख लिया था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सेंटर ऑफ मास. ये क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने क्या समझा? न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा F बराबर ma. इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको लिखते हैं ना, टोटल फोर्स मास और एक्सेलरेशन के टर्म. तो कुछ वैसा ही इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर द सेंटर ऑफ मास. तो इसके लिए कुछ चीजें हमें लेनी पड़ेगी. वो चीजें हमारी होगी कि यहाँ पे सपोज कर लेते हैं. सपोज क्या लेंगे हम? वी हैव n particles. Suppose a system of जनरलाइज फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं. सपोज ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. n पार्टिकल्स का सिस्टम है एंड f1 f2 f3 if we have the n particle system तो fn. what is this? are the external forces applied on या experienced by the particle P1 P2 P3 are external forces on these particles of masses. हम मास भी ले रहे हैं. masses m1 m2 mn रिस्पेक्टिवली वर्ड हम ये जोड़ लेते हैं कि अगर मान लीजिए पहला पार्टिकल है तो उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1. जो सेकंड पार्टिकल होगा उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा F2. थर्ड पार्टिकल्स पे कितना लग रहा होगा F3. और फर्स्ट पार्टिकल का मास हमने ले लिया m1, सेकेंड पार्टिकल का मास हमने ले लिया m2 और nth पार्टिकल जो हमारा होगा उसका मास होगा mn. क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि इफ ACM ये क्या है? ये हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. then what we have? then we have equation of motion. equation of motion. कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन?
मास, ये क्या है, टोटल मास हमने लिया, इसका मतलब क्या है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn इंटू ACM, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज द वेक्टर सम, वेक्टर F1 प्लस F2, वी आर टेकिंग अबाउट द वेक्टर साइन, प्लस Fn, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। और दिस व्हाट वी कैन राइट डाउन, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर m वेक्टर ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू F टोटल, this is what, F total is what, this is F total, इसको हम लिख दे रहे हैं where F total is equal to वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डैश डैश प्लस Fn, क्या है, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो दिस इक्वेशन एक चीज और हो गया। आल्सो वी कैन राइट डाउन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ले सकते हैं। आल्सो वी कैन राइट डाउन m d2 upon dt square RCM in terms of पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों टर्म में हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इक्वेशन 1 को भी हम कर सकते हैं और इक्वेशन दिस 2 को भी। दिस इक्वेशन 1 मेन इक्वेशन हमारा ये है। दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज द, या इज द, this equation 1 shows that from equation 1 समझते हैं इसको और लिख लें क्या है। from equation 1 it's clear that center of mass of this system, center of mass of this system moves as if the entire mass of the system is concentrated या located, is concentrated at this point, and total force acts at this point. दिस पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट की। इस बात को समझते हैं। ये देखिए आपने जो पढ़ा था F बराबर m इंटू ए, तो F क्या होता था, दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट दैट पार्टिकल ऑफ मास m एंड विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये तो आपने पढ़ा था। तो इसको आप इंडिविजुअल ना मानिए, इसको हम सिर्फ एक बड़ा सा सिस्टम मान लेते हैं, एक बड़ा सा पार्टिकल मान लेते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा लग रहा है ये इक्वेशन कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे टोटल फोर्स F लग रहा है और उसका मास m है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट, ACM, मतलब दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये चीज आपको यही बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स as if the entire mass of the system concentrated at this point and total force acting at this point. तो इसी को this is known as the equation of motion. This equation, these equations 1 and 2 को भी बोलते हैं। These equations are the equations of motions, equation of motion ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज हमें देखना था कि m ACM इज इक्वल टू F टोटल एक्सटर्नल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फोर्सेस।
हमने देखा भी था प्रीवियस डेरिवेशन हमने किया था, तो वहाँ पे एफ इंटरनल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, उसमें जो फोर्सेस होते हैं फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगाता है, तो सेकंड इज ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द फोर्स। तो इस तरह से उनकी म्यूचुअल जो फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो जो सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि एफ total force acting on a system is equal to mass multiplied by acceleration of the center of mass. नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है, हमें प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि सो दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट इफ a total external force acting on that system is zero. इन एब्सेंस ऑफ, या तो दूसरे वर्ड में हम कहें कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसको चलिए प्रूफ कर लेते हैं, कभी क्वेश्चंस में आपको आ जाता है, प्रूफ करने के लिए आपको पूछता है। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन देखिए, दिस इक्वेशन, जिसको रीराइट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सेंटर ऑफ मास, व्हाट वी कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हमने लिखा था, एम ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ टोटल, ये तो हमने देखा है अभी, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ एफ टोटल इज व्हाट इज हियर, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और एफ टोटल क्या है, दिस इज द नेट या वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो अगर मान लीजिए एफ टोटल अगर जीरो है, तो फ्रॉम दिस गिवन आपको कंडीशन क्या रखना है कि इफ एफ टोटल इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हमारे पास हो जाएगा, एम वेक्टर ए सी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब वेक्टर ए सी एम बराबर क्या होता है, या तो ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि ये हमारा अगर मास तो जीरो होता नहीं है, मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी जीरो, तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो मीन्स वन ऑफ देम शुड बी जीरो, तो एम तो जीरो होगा नहीं, तो ए सी को जीरो होना चाहिए, कि दिस इंप्लाइज कि ए सी एम इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब देखिए ए सी एम बराबर क्या हो सकता है, अभी हमने लिखा है यहाँ पे देखिए दिस, तो ये हम लिख सकते हैं d2, या हम वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं, सॉरी इसको हम वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं कि ए सी एम को हम लिख सकते हैं डी वी सी एम अपॉन डी टी, इससे संभव होता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या बता रहा है, दिस इंप्लाइज कि वी सी एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो दैट क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तो उसका कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब इसको कांस्टेंट होना चाहिए, तो दिस शोज दैट कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ, इसको वर्ड में लिख ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास VCM रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रूफ करने के लिए आया तो एक लाइन का प्रूफ है, रिमेन्स कांस्टेंट कब, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कब रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर देयर, नो एक्सटर्नल फोर्स, या एब्सेंस लिख सकते हैं इसको एक वर्ड में, एब्सेंस, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, ये चीज होगी। याद रखिएगा कि अगर किसी भी सिस्टम पे टोटल फोर्स अगर जीरो है, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर जीरो है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है, तो वो क्या होगा, दैट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट,
मतलब ये देखिए, आपने न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था वो क्या बताता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल रिमेन इन देयर स्टेट। अगर इफ दैट इज इन मोशन तो मोशन में रहेगी, इफ दैट इज इन रेस्ट तो रेस्ट में रहेगी। मतलब दे विल मेंटेन देयर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया कि न्यूटन्स लॉ जो है आपका ये वैलिड यहाँ पे भी है कि इन एब्सेंस ऑफ फोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वही चीज़ आपका न्यूटन्स ने भी बोला है। तो ये सेंटर ऑफ मास के केस में भी आपका ट्रू है। मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, एक अलग तरह का मोमेंटम, बट अभी हम बात कर रहे हैं जो, तो वो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होता है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड कब, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। उसी चीज को हम प्रूफ करेंगे अगेन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये हम प्रूफ करने के लिए आपको आ भी जाता है सो दैट टोटल लीनियर मोमेंटम, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, सो दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, और कभी कभी इसमें कुछ और पार्ट ऐड कर देता है कि आपको शो करने के लिए प्रूफ किया जाएगा कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द मास ऑफ द, या दिस इज द टोटल मास प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ये हम इंडिविजुअल में तो पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। यहां हमें प्रूफ करने पड़ेगा कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम और मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो वो चीजें हमें, दो चीजें यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ेगी। इस टॉपिक में हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट कि आपका टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सेम चीज हम पढ़ रहे हैं कि हमने ले लिया कि वी हैव ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। सिस्टम हमने लिया है एन पार्टिकल्स का, ये हम लिखने रहे, आप समझ चुके हैं। और उस पे जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस हमारा एफ टोटल की बात कर रहे हैं। एफ टोटल क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये चीज हमने लेके चला है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि हमें प्रूफ करना है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने तो ये ले लिया कि टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अब इसको हम इंडिविजुअल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर F1 हो जाएगा ना, प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस F4 भी लिख सकते हैं, बट उतनी जरूरत नहीं है। हम nth पार्टिकल है तो Fn, वेक्टर Fn ये किसके बराबर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा ना F बराबर m इंटू ए तो होता है। तो ये तो हमारा जनरल फार्मूला है। अब मान लीजिए पहला पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे, वो अगर F1 है तो मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 हो और इस F1 की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो वो a1 हो। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर m1 इंटू a1 प्लस सेकेंड पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जिसपे अगर फोर्स F2 लग रहा है और उसका मास m2 है एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स उसमें एक्सेलरेशन अगर a2 प्रोड्यूस हो रहा है तो F2 बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू a2 प्लस थर्ड पार्टिकल के केस में अगर हम देखें तो m3 a3 प्लस डैश 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 प्लस mn क्या है, मास ऑफ द nth पार्टिकल एंड बिकॉज ऑफ द nth Fn फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू an वेक्टर। ये जीरो हो जाएगा। इट्स ओके। ये तो हमने इस चीज से लिख लिया, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये फार्मूले हमारे पास हैं जो बेसिक फार्मूले हैं। अब आपने एक फार्मूला हमारे पास ये भी है कि A इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर लिखना चाहे तो अगर एक्सेलरेशन a1 है तो मान लेते हैं वेलोसिटी अगर v1 होगी तो क्या लिख सकते हैं, m1 d वेक्टर v1 अपॉन dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने v के टर्म में लिख लिया प्लस m2 d वेक्टर v2
अपॉन dt प्लस m3 d वेक्टर v3 अपॉन dt प्लस डैश डैश प्लस mn d वेक्टर vn अपॉन dt दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हमारे पास कांस्टेंट बाहर होता है डिफरेंशिएशन से तो उसको अंदर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट वी कैन टेक आउटसाइड। तो इसको m को हम अंदर लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं r m d अपॉन dt m1 वेक्टर v1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 को बाहर भी लिख सकते हैं, प्लस d अपॉन dt m2 कांस्टेंट देयर, उसको हम अंदर भी रख सकते हैं इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन के, प्लस d अपॉन dt mn vn प्लस d अपॉन dt mn vn दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब d को d अपॉन dt वी कैन टेक आउटसाइड, दिस इज द ऑपरेटर, तो हम इसको बाहर ले लिए और इसको हम लिख सकते हैं m1 v1। ये क्या होगा, पहले इससे ऑपरेट करेगा, इसको यूज करेगा, तो d अपॉन dt m1 v1 प्लस d अपॉन dt m2 v2, ये मैंने आपको समझा दिया पिछले क्लासेस में, प्लस m3, ये दिस शुड बी 3 m3 v3 प्लस mn vn, ये आपका हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको ये चीज समझाया कि ये चीज हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास d अपॉन dt ही बात करें तो ये अगर 0 है और यहाँ पे कोई टर्म है तो ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। तो इस क्वांटिटी होल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 है मतलब इसको क्या होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट, सम कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये क्या होगा m1, दिस इंप्लाइज फ्रॉम दिस कंसेप्ट m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट कर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो दिस वी हैव टेकन ए कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है, अब ये क्या होगा, m1 v1 क्या हो सकता है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल p1, पार्टिकल p1 जो होगा या पहला पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम होगा, प्लस ये क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल, प्लस डैश ये हो जाएगा pn, मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। ये क्या इक्वेशन बता रहा है कि सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑल द पार्टिकल, इक्वेशन क्या बता रहा है कि सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, कब, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये अगर मान लीजिए हम पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं p, ये क्या है, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, और ये क्या हो गया, दिस इज द कांस्टेंट। ये तो हमें प्रूफ करना था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट इज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, तो क्या होता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल, ये क्या है p, टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, सिस्टम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं विच इज ऑल्सो द, विच इज द लॉ ऑफ, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कभी कभी आपको 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, इज दैट
कि इफ देयर इज नो एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान दीजिएगा शब्द को, कि इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, या इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in absence of any net external force on the system, the total linear momentum of the system remains constant. ये चीज हमने पढ़ लिया। अब हमें प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ जाता है कि हमें P बराबर दिखाना पड़ेगा टोटल मास M इंटू VCM। तो चलिए उसको प्रूफ हम कर लेते हैं इसके साथ ही। तो वो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम जनरल फार्मूला लेते हैं कि वी हैव since we have position vector of center of mass, RCM बराबर क्या होता है हमने ये पढ़ लिया है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो M1 R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस दो ही सिस्टम लेके चलते हैं 3 प्लस MN वेक्टर RN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M3 भी ले सकते हैं प्लस M ये हो गया। क्लियर। अब एक चीज और इसको लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकते हैं, और RCM इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन M। M क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस MN, ये हो गया M1 R1 नो प्रॉब्लम प्लस M2 R2 प्लस MN RN। ये कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने M1 प्लस M2 प्लस MN को टोटल M लिख लिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2 मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन हमने एक ही लिया था अभी तक। अब ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट डाउन, हमने ये लिखा। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Differentiating both sides of equation 2, differentiating both sides of equation 2 किसके रिस्पेक्ट में, with respect to time t। तो what will get, d RCM वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन M हमने लिया था। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार और, d अपॉन dt, ये हमारे पास वेक्टर M है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2, दो ही हमने सिस्टम प्लस MN वेक्टर RN। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन M वी कैन टेक आउटसाइड, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट 1 अपॉन M, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए अब d अपन dt यहां होगा और दिस विल बी ऑपरेट ऑन ऑल द पार्टिकल, ये क्या होता है सम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा d अपन dt M1 R1 प्लस d अपन dt M2 वेक्टर R2, दिस वुड बी वेक्टर, प्लस d अपन dt that should be there, प्लस d अपन dt MN वेक्टर RN, ये हो गया। अब हम इसको अगेन लिख सकते हैं और वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन कैपिटल M, ये देखिए इसको M1 वी कैन टेक आउटसाइड, d अपॉन dt वेक्टर R1 प्लस यहां से M2 कॉमन ले सकते हैं, दिस इज द कांस्टेंट d अपॉन dt वेक्टर R2 प्लस डैश MN लिख सकते हैं d अपॉन dt और वेक्टर RN, ठीक है। अब d अपन dt r को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ये वेलोसिटी आता है। तो वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन m, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn, ठीक है। वहां पे हमने क्या लिखा था, dr अपॉन dt बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसी चीज को हमने यूज कर लिया, ठीक। अब व्हाट वी कैन राइट डाउन, ये हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन m, और अभी हमने पढ़ा था ये क्या है p1 प्लस p2 लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 1, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 2
प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल, ये होगी। ठीक, या तो अब देखिए drcm अपॉन dt, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, drcm अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 1 अपॉन m, और इसको आपने क्या कहा था, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या इससे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि r वेक्टर p मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू m vcm। ठीक, ये तो आपको प्रूफ करना था कि, चलिए इसको इक्वेशन हम थर्ड ले रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains, sorry, total linear momentum of the system is the product of the total mass of the system and the velocity of center of mass of the system। ये चीज आपको बता रही है, आपको प्रूफ करना है कि this implies that, this shows that total linear momentum of a system of particles, system of a particle is equal to the product of the, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द, इसका टोटल मास ऑफ द सिस्टम, total mass of this system, and velocity of center of mass। ये चीज हमें, दो चीज हमने प्रूव कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और टोटल मास ऑफ द सिस्टम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू momentum of the system, total momentum of the system as we have size the individual particle। और हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि in absence of any external forces the net momentum of the system remains constant।